कल के सेशन में हम सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 5 एविडेंस। हाँ, कल थे आप ना? नहीं थे? हाँ। तो उसका आशय क्या है? आशय क्या है? किसी वाद अथवा कार्यवाही में, वाद अथवा कार्यवाही में, इसमें वाद अथवा कार्यवाही में विवादक तथ्यों, जी, विवादक तथ्यों, हाँ, अन्य सभी तथ्यों, के बारे में साबित करने के लिए या ना साबित करने के लिए साक्ष्य देंगे आप। साबित करने के लिए या ना साबित करने के लिए साक्ष्य देंगे, जो इस आशय के संदर्भ में इस संहिता के अंतर्गत सुसंगत घोषित किए गए हैं। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सुसंगत घोषित किए गए हैं। वो रीत, वो प्रकार, एक तत्व दूसरे तत्व से कैसे जुड़ा है, वो विभिन्न रीत और प्रकार विभिन्न धाराओं में दिए गए। वो धाराएं कौन कौन सी हैं? धारा 6 to 55 कि कौन तत्व किस तत्व से किस क्रम में, किस रूप में जुड़ा है, वो रीतियां दी गई, प्रकार दिया गया। तो उन रीतियों प्रकार के ही द्वारा एक तत्व दूसरे तत्व से अगर सुसंगत है, तभी वो आप साक्ष्य को दे सकते हैं, न्यायालय में दे सकते हैं, न्यायालय में दे सकते हैं। एक आधारशिला, जैसे आप मकान बनाते हैं तो नींव बनाते हैं, पहले किसे बनाते हैं? जैसे ये मकान आप बना रहे हैं, ये अब क्या करेंगे? नींव ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे? ठीक, जो भी कार्रवाई होगी वो इतने सीमा के अंतर्गत ही होगी। ठीक, इधर उधर कोई निर्माण आप नहीं करेंगे, क्योंकि नींव आपकी इतने ही रेंज में है। वही ये सेक्शन 5 जो है एविडेंस एक्ट का, ये सीमाएं निर्धारित करता है कि कौन से साक्ष्य आप दे सकते हैं, कौन साक्ष्य नहीं लिए जाएंगे। तो उसकी एक जो है सीमा निर्धारित करती है, एक नींव। ठीक, जो तथ्य इस धारा के अंतर्गत किसी भी रूप में सुसंगत नहीं है, उसको साबित या ना साबित करने का साक्ष्य आप नहीं दे सकते हैं। ये धारा 5 का आशय है, और ये मैंडेटरी प्रोविजन इंडियन एविडेंस का एक्ट है। इससे बाहर आप कुछ नहीं दे सकते। कारण ये माइलस्टोन है, ये तो विवाद खड़ा करता है कि ना आप इधर जा सकते हैं ना आप इधर जा सकते हैं। इसके अंतर्गत ही जो रीतियां, जो प्रकार, जो जैसे हैं सेक्शन 6 to 55 तक जो प्रकार दिए गए हैं, अगर कोई तथ्य उन प्रकारों में से एक है या अनेक प्रकार से एक तत्व दूसरे तत्व से संबद्ध है, तभी आप उसको साबित करने के लिए या ना साबित करने के लिए साक्ष्य दे सकते हैं।
कोर्ट में आप पेश करेंगे, कोर्ट आपसे पूछेगी ये बताइए एक तथ्य दूसरे तथ्य का सुसंगत कैसे है, तब आप कहेंगे सर सेक्शन इतने से के अंतर्गत ये तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत है। उन्हीं प्रकारों में से एक है जैसा कि प्रकार इस सेक्शन में दिखाया गया, वो संबंध का प्रकार उसी प्रकार है जैसे इस सेक्शन और उस सेक्शन में दिखाया गया। कभी कभी कोई तत्व जो है सुसंगत कई धाराओं के अंतर्गत होते हैं और कोई कोई किसी भी धारा के प्रकार सुसंगत होते हैं। ठीक ना, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब अगला हम आपको बता रहे हैं साक्ष्य का महत्व क्या और मूल्यांकन कैसे करेंगे। भाई साक्ष्य आपने दे दिया, अब कोर्ट की ड्यूटी है उसका मूल्यांकन करना। वो किस आधार पर करेगा? नंबर एक अनुभव। किस पे करेगा? अनुभव। जो पीठासीन अधिकारी है वो अनुभव के आधार पर उसका मूल्यांकन करेगा। अनुभव के आधार पर सामान्य प्रज्ञा, सामान्य प्रज्ञा के आधार पर करेगा, अनुभव के आधार पर करेगा, सामान्य प्रज्ञा के आधार पर करेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है मानवीय मामलों का सम्मत ज्ञान के आधार पर करेगा। मानवीय मामलों के बारे में जो सम्मत ज्ञान है, जैसे ये मानवीय आचरण, मानवीय स्वभाव, मानवीय व्यवहार के बारे में जो सम्मत ज्ञान होगा पीठासीन अधिकारी को, उसके आधार पर वो साक्ष्य का मूल्यांकन करेगा। ये सामान्य नियम है, ये अब्सोल्यूट नहीं है, और भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इन्हीं आधारों पर साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ सामान्य नियम है कि कौन से साक्ष्य कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने महत्वपूर्ण नहीं है। वो कुछ गाइडलाइन, हल्की सी गाइडलाइन है। जैसे साक्ष्य जो है वो गवाहों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। जैसे किसी चीज के एक गवाह है और किसी चीज के 10 गवाह, इससे कोई मतलब नहीं है। वो गवाह किस क्वालिटी का है, वो गवाह के द्वारा जो साक्ष्य किया जा रहा है वो किस क्वालिटी का है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में अंतर होता है ना। क्वालिटी योग्यता, क्वांटिटी मात्रा। तो मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि क्वालिटी महत्वपूर्ण है। किसी मामले में अगर 10 गवाह हैं तब भी वो मामला छूट सकता है, और किसी मामले में क्वालिटी वाला ओनली 1 गवाह है, क्वालिटी वाला बेस्ट गवाह है, तो उस पर उसको सजा हो सकती है या उस पर कोई निर्णय हो सकता है। तो क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है, क्वांटिटी पर नहीं। नंबर 1। दूसरा, यदि अगर किसी साक्ष्य का खंडन नहीं हुआ है, एक पक्षकार ने कोई साक्ष्य पेश किया, विपक्ष के द्वारा उसका खंडन नहीं किया गया, तो ये जरूरी नहीं कि उसको मान ही लिया जाए। माना कब जाएगा? जब वो विधिक रूप से, कानूनी रूप से एक दूसरे से सुसंगत होगा या ग्राह्य होगा, तभी वो माना जाएगा। खंडन और न खंडन से कोई अर्थ नहीं है। विशेष रूप से कोई गलत चीज, कोई चाहे इनकार करे चाहे इनकार न करे, गलत चीज तो गलत चीज है। ठीक ना। तीसरा है, अगर कोई गवाह एक बात पर झूठ बोलता है
ये जरूरी नहीं है उसकी द्वारा कही गई सारी बातें झूठी है। इसका भी कोई एब्सोल्यूट नियम नहीं है। कोर्ट की ड्यूटी है वो बहुत ही सतर्कता से और बड़ी सावधानी से दिए गए साक्ष्य का स्क्रूटिनी करें, समीक्षा करें। ये जरूरी नहीं है कि एक बात पर कोई गवाह अगर झूठ बोला है तो सारे कथन बेकार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, चौथा यह है गवाह, जिसे एक मामले किसी मामले में कई गवाह हैं। किसी मामले में से कोई मान लीजिए घटना है, ठीक है ना, इसमें गवाह है ए, बी, सी और डी। ठीक, ये घटना स्थल है और गवाह कितने हैं? 4, ए, बी और सी और डी। ठीक ना, इनका स्टेटमेंट दर्ज हुआ, इनका स्टेटमेंट, इनका स्टेटमेंट, इनका स्टेटमेंट। ठीक है, अब इन चारों की स्टेटमेंट में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जो है वो विरोधाभास है, और जो इमैटेरियल क्या है, इमैटेरियल है, महत्वहीन है, तो उसका महत्व नहीं दिया जाएगा, उसका महत्व नहीं दिया जाएगा। अगर उसमें कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ही इमैटेरियल है तो ये बात है कि उनमें रियलिटी है, सत्यता है। क्योंकि हर आदमी की संप्रेषण शक्ति और वर्णन शैली और स्मरण शक्ति बराबर होती है? नहीं होती ना। किसी घटना को 4 लोग देख रहे हैं और 4 लोग जो वर्णन करेंगे वो अपनी शैली में करेंगे। सबकी शैली एक जैसी थोड़ी होगी, सबकी स्मरण शक्ति एक जैसी थोड़ी होगी, सबकी संप्रेषण शक्ति एक जैसी नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो जो भी स्टेटमेंट ABCD द्वारा दिया जाएगा उसमें अगर कोई भी थोड़ा सा भी कॉन्ट्राडिक्शन है, और जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो इमैटेरियल है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसको महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि उस इनके कथनों में आपस में ये होगा कि ये रियलिटी है, सत्ता, कोई बनावटीपन नहीं है, कोई रटा रटाया बयान नहीं है। ठीक ना, इसका महत्व दिया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक। दूसरा है गवाह की भाव और भंगी पर ध्यान दिया जाता है गवाहों के। जैसे ये गवाह है, ये इनका स्टेटमेंट दर्ज हो रहा है, ठीक है, कोई प्रश्न उनसे या कोई स्टेटमेंट लिया जा रहा है, उनकी भाव भंगिमा देखी जाएगी कि अगर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनकी भाव भंगिमा, उनका सामान्य आचरण कैसा है स्टेटमेंट देते समय, चाहे मुख्य बयान में हो, चाहे मुख्य बयान में हो और चाहे परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन में हो। ठीक ना, दोनों में देखा जाएगा इनके भाव भंगिमा। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप ने का को खा के द्वारा मारते हुए देखा, तो उनकी भाव भंगिमा ये दिखती है कि इसको सुनने के बाद कुछ देर साइलेंट रहते हैं या इधर उधर देखते हैं, या देखने का मतलब है जो उनके सहयोग में अधिवक्ता या जो भी पक्षकार हैं वो सहयोग के लिए वो इधर उधर देखते हैं, ये उनकी भाव भंगिमा। इसका ध्यान विशेष रूप से कोर्ट में पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिया जाता है कि कौन गवाह जो है किस स्टेटमेंट देते समय उसका सामान्य आचरण क्या है, उसकी शरीर की मनोदशा क्या है। ठीक। दूसरा यह है अगर कोई गवाह हितबद्ध है, हितबद्ध गवाह जानते हैं क्या है? जैसे कोई रिलेटिव हो, जैसे कोई घटना में मारा गया है और खा उसका पुत्र है, मृतक है और मृतक का एक पुत्र है, तो ये हितबद्ध गवाह हो गया।
क्योंकि इसके लिए ही ये बद्ध है। ठीक, कि ये जरूरी नहीं है कि जो हितबद्ध गवाह है वो झूठी ही गवाही देता, अपने हित के लिए झूठी ही गवाही देता। ये कोई एब्सोल्यूट नियम नहीं है। उन परिस्थितियों को आकलन करना चाहिए किन परिस्थितियों में ये हितबद्ध गवाह है। कोर्ट को अलर्ट होना चाहिए, कोर्ट को ऐसे मौकों पर सावधान होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए और बहुत सूक्ष्म परीक्षण करना चाहिए। हितबद्ध गवाह है तो ये किस तरह से स्टेटमेंट देना है, इस पर निर्णय करना चाहिए। ये नहीं कि हितबद्ध गवाह है तो गवाह सही नहीं, गवाह वही सही, ठीक ना। दूसरी बात यह है अवस्था के अनुसार, अवस्था भी कोई माने नहीं रखती है कि एक वृद्ध आदमी सत्य ही बोलेगा और एक बच्चा जो है झूठ बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं। कोर्ट को ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है उसमें अवस्था को नजरअंदाज कर देगा और गवाही किस रूप में दिया जा रहा है ये चीज को वो ध्यान में रखेगा। चाहे वृद्ध के द्वारा दिया जा रहा हो, चाहे किसी बच्चे के द्वारा दिया जा रहा है, कि घटना के बारे में उसका जो स्टेटमेंट आ रहा है उसमें कितनी नेचुरलिटी है, आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियलिटी नहीं है। ये ध्यान को देना पड़ता है उसकी रियलिटी कितनी है, ठीक ना। और दूसरा, जो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है और अन्य मामलों में जो भी साक्ष्य हो, ये जरूरी नहीं है कि साक्ष्य उसमें बहुत बेहतर होना चाहिए, बहुत बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए। मृत्यु दंड में साक्ष्य तो हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे जो भी सेक्शन हो, चाहे जिस भी सेक्शन में विचारा हो, सभी सेक्शन के लिए साक्ष्य को उतना ही महत्व दिया जाता है, उतनी ही कैटेगरी और उतनी ही समीक्षा की जाती है, ठीक ना। हाँ, ये नहीं है कि मृत्युदंड के अपराधों में गवाह को और शालिद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। गवाह को एक ही रूपता में होनी चाहिए, कोई आवश्यक नहीं, ठीक ना। ये आपकी गाइडलाइन है कि जब आप किसी साक्ष्य का मूल्यांकन करेंगे तब बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक ना। कितना हुआ? ठीक। अब हम आपको इसी सेक्शन 5 में कुछ सेक्शंस हैं जो धारा 6 से 55 तक एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत है, उनकी रीतियों का वर्णन दिया गया है, प्रकार का वर्णन या वर्गीकरण, ठीक ना। और उनके अस्तित्व, या अस्तित्व के संदर्भ में साक्ष्य दिए जा सकेंगे। वो रीतियां दिए गए, वो प्रकार दिए गए, सेक्शन 5 to 60 to 55। नंबर 1, जो तथ्य विवादक तथ्य से ऐसे जुड़े हैं कि वह एक ही समव्यवहार
व्यवहार, एक ही संघवार के भाग हों। अभी समझाते हैं, भाग हों। ठीक, ठीक। नंबर 1 क्या होंगे? विवादक तथ्य के अवसर, तथ्य के अवसर, अवसर। दूसरा क्या होंगे? कारण, कारण। तीसरा होंगे परिणाम या हेतु, परिणाम या हेतु। ठीक, इस संदर्भ में जो भी होंगे वो धारा 6 से 16 तक। कहां से है? धारा 6 से 16 तक। क्या दिखाते हैं? तथ्य के अवसर। किस तथ्य के? विवादक तथ्य के अवसर, कारण और प्रभाव, परिणाम और हेतु दर्शाते हैं। धारा 6 से 16 तक उन रीतियों का वर्णन किया गया है, प्रकारों का वर्णन किया गया है, एक तथ्य दूसरे तथ्य से